ये एक सामान्य दोपहर की शुरुआत थी जब हमारे एमसी हान जंगमिन अपनी सामान्य किराने की खरीदारी में व्यस्त थे। रास्ते में वो अपने पूर्व छात्र एक ऐसी छात्रा से टकरा गए जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन दी थी। लेकिन फिर जब अचानक एक समूह दानव अनुयायियों का प्रकट होता है तो एक शांत किराने की खरीदारी सीधे एक हॉरर फिल्म में बदल जाती है। उनकी पूर्व छात्रा ली सरेन, एक युवा लड़की जो एक अनोखी क्षमता इस वर्ल्ड रखती है, तुरंत लड़ाई में कूद पड़ती है। वो हमारे लड़के की रक्षा करने के लिए तैयार है, मानते हुए कि वो सिर्फ एक बेबस बच्चा है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, या कम से कम यही उसका विश्वास है। वास्तव में जंगमिन में एक अनोखी विशेषता है जो उसे अपने द्वारा लिखी गई उपन्यासों के किसी भी पात्र की क्षमताओं और यादों की नकल करने की अनुमति देती है। शुरुआत के लिए वो अपनी इमर्शन स्किल को सक्रिय करता है ताकि एक नाइट मलोन के गुणों को तुरंत अपनाए, जो एक शाही गार्ड है जिसका एकमात्र उद्देश्य गेटकीपर के रूप में सेवा करना है। इन नए विरासत में मिली क्षमताओं के साथ हमारा लड़का आगे बढ़ता है, दानवी भेड़ियों को बिना किसी दया के मारता है। एक बार जब वो पूरी भीड़ को शिष्टता से नष्ट कर देता है तो अंतिम जीवित भेड़िया अपना मानसिक संतुलन खो देता है और भय के कारण विपरीत दिशा में भाग जाता है। मलोन के युद्ध अनुभव के कारण हमारा लड़का एक सही भाला फेंकता है जो राक्षस की मृत्यु को सुनिश्चित करता है। उसकी दोस्त सरेन, जो दुकान के दूसरी तरफ अपने आप को संभाल रही थी, अचानक मुड़ती है ये देखने के लिए कि क्या जंगमिन ठीक है। हालांकि वह अकादमी में अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली था, फिर भी उसे डर है कि उसकी जन्मजात प्रतिभा की कमी उसे मार सकती है। लेकिन जैसे ही वह देखती है, वह यह देखकर सुखद रूप से चकित होती है कि वह एक ढेर दानी भेड़ियों के ऊपर आबा खेती कर रहा है जिसे उसने अभी मारा है, एक बेवकूफ धातु के संकेत के खंभे को अपने पसंदीदा हथियार के रूप में उपयोग करते हुए। आइए एक सेकंड के लिए रुके और ये समझे कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। जंगमिन एक ऐसी दुनिया में रहता है जो रहस्यमय टावरों द्वारा हमेशा के लिए परिवर्तित हो गई है, जो अचानक पूरे ग्लोब में प्रकट हुए। इन संरचनाओं ने डंगनों और राक्षसों को मुक्त किया जिससे वैश्विक आपदा हुई, लेकिन उन्होंने डंगन साहसी लोगों को भी जन्म दिया जो मानवता की रक्षा के लिए टावरों का सामना करने के लिए साहसिकता दिखाते थे। हान जंगमिन एक बार एक युवा लड़का था जो इन नायकों से मोहित था, ये निश्चय करते हुए कि वह खुद भी एक बनेगा। उसने मना और उत्परिवर्तन पर उपलब्ध हर पुस्तक को पढ़ा, अंततः एक प्रतिष्ठित साहसी अकादमी के लिए योग्य हो गया जो केवल अभिजात वर्ग को स्वीकार करती थी। उसने लिखित परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया, अंततः अपने सपने को पूरा करने की संभावना पर खुशी से रोते हुए। दुर्भाग्यवश जंगमिन की आकांक्षाएं तब चूर चूर हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक सच्चे साहसी होने के लिए आवश्यक जन्मजात प्रतिभा और अनोखी क्षमता की कमी है। अपनी तेज बुद्धि के बावजूद उसका साधारण शरीर शारीरिक मांगों के साथ नहीं चल सका। उसकी रैंक उसके दूसरे वर्ष में 274वें स्थान पर गिर गई। अपनी सीमाओं से निराश होकर उसने अनुपस्थिति की छुट्टी ली और अगले 2 साल अपने छात्रावास में एकांत में बिताए, असफलता से निपटने के लिए काल्पनिक कहानियां लिखते हुए। 2 साल आगे बढ़े। जंगमिन एक निराशित बंदूकधारी है जिसकी आंखों के नीचे भारी थकान है। अपने वेब उपन्यास विनाश का युग पर अंतिम स्पर्श डालते हुए उसकी लिखी हुई कहानी में ऐसे लेजेंडरी नायकों का वर्णन है जैसे एक तलवारबाज जो क्षितिज को काट सकता है और एक शिकारी जो मृत्यु के जंगल में जीवित रहता है। फिर एक रात जब वो सो रहा होता है, दुनिया उसके उपन्यास को नए टावरों के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में चुनती है। जंगमिन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जागता है। कोरिया में 5 नए टावर प्रकट हुए हैं जो उसके उपन्यास में आर्क के सटीक नामों के साथ हैं, जैसे जो क्षितिज को काटता है और बुराई का कार्यकर्ता, क्योंकि ये टावर उसके काम के आधार पर बनाए गए थे। जंगमिन को इमर्शन नामक एक अनोखी क्षमता का विशेषाधिकार दिया गया। ये क्षमता उसे अपने द्वारा उपन्यास में बनाए गए पात्रों के शरीर को धारण करने और उनकी क्षमताओं और यादों को विरासत में लेने की अनुमति देती है। फिर भी जब भी उसने इस कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, उसे बार बार अस्वीकार कर दिया गया। एक विशेष पकड़ थी। सिस्टम ने यह तय किया कि वह केवल एक पात्र की शक्ति उधार ले सकता है यदि उसका अपना शारीरिक शरीर इसे सहन कर सके। वास्तव में यदि उसने एक लेजेंडरी नायक को धारण करने की कोशिश की होती तो जंगमिन को उनकी शक्ति के विशाल अंतर के कारण तुरंत मृत्यु मिल सकती थी। चूंकि वह वर्तमान में शारीरिक शक्ति के मामले में सबसे निचले स्तर पर है, वह केवल निम्न रैंक वाले पात्रों का चयन कर सकता था। इसीलिए उसे मलोन, एक कमजोर सैनिक का चयन करना पड़ा दानवी भेड़ियों के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर जंगमिन थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसकी इमर्शन क्षमता समाप्त हो गई, अपनी थकावट के बावजूद जंगमिन मुस्कुराया, राहत और गर्व महसूस करते हुए कि उसने अंततः अपनी अनोखी क्षमता को सक्रिय करने में सफल रहा। आश्चर्य की बात यह है कि उसने कई नई क्षमताएं भी प्राप्त की हैं, जैसे लड़ाई तकनीक स्तर 1, और उसे विश्वास था कि वो जल्द ही और भी अधिक क्षमताएं अनलॉक करेगा, जिसमें अपने ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने का तरीका भी शामिल है। दुर्भाग्यवश इमर्शन के उपयोग से अधिक प्रयास ने उस पर गंभीर प्रभाव डाला। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और दर्द से कराह रहा था, जिससे वह पीड़ा में चिल्ला रहा था। जब सरेन उसके पास झुकती है उसकी स्थिति की जांच करने के लिए, जंगमिन जल्दी से अपने दर्द को कम करके बताता है। इसे लंबे समय बाद ऐसे विशेषज्ञ आंदोलनों को करने के कारण साधारण मांसपेशियों की ऐंठन के रूप में पास करता है। सरेन ने उसे उठाने में मदद की, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने सवाल किया कि उसने बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड के कैसे इतनी अच्छी तरह से लड़ाई की। अकादमी में एक अनोखी क्षमता होने के ये जंगमिन को भी आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वह चारों ओर खून की गंदगी को देखता है जिसे उसने बनाया है और अपने खून से सने हाथों को। इमर्शन क्षमता को अभी के लिए एक रहस्य रखने के लिए दृढ़ संकल्पित जंगमिन ने कहानी बनाई जिसमें वो ऐसा लगता है कि वो इसमें उत्कृष्ट है कि उसकी अकादमी की ट्रेनिंग अंततः तब सक्रिय हुई जब उसे दुश्मन द्वारा कोने में धकेल दिया गया। वह मुस्कुराया अपनी चालाक धोखे पर गर्व महसूस करते हुए, लेकिन अंदर से वो उत्साहित था। उसने समझ लिया था कि इमर्शन कैसे काम करता है। वह किसी भी पात्र की शक्ति उधार ले सकता है, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न हो, जब तक कि उसकी अपनी शक्ति इसकी अनुमति देती है। हालांकि उसका शरीर उसे अपनी सीमाओं की याद दिलाने के लिए जल्दी से एक और तेज दर्द के साथ।
सरेन की उसकी सेहत के लिए चिंता केवल बढ़ती गई। उसने सुझाव दिया कि वो अस्पताल जाए, लेकिन जंगमिन ने उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज किया, ये कहते हुए कि उसे केवल व्यायाम के माध्यम से अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। आखिरकार अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार करना इमर्शन के भविष्य के उपयोगों के लिए आवश्यक था। एक थकाऊ दिन के बाद हीरो की भूमिका निभाते हुए जंगमिन एक बच्चे की तरह सोता है। उसकी शांत नींद सुबह 9 बजे सरेन के संदेशों की एक श्रृंखला से बाधित होती है। उसके लॉक स्क्रीन पर सबसे हालिया सूचना एक माफ़ी का संदेश है। शुरुआत में जंगमिन नहीं समझता कि वो किसके लिए माफ़ी मांग रही है, लेकिन अचानक उसे एक एहसास होता है। घबराते हुए वो बिस्तर से कूदता है, ये देखने के लिए कि वो क्या सोचता है कि सरेन माफ़ी मांग रही है। हालांकि वो जल्दी से भूल जाता है कि उसका शरीर पिछले दिन एक चरम लड़ाई का सामना कर चुका था। दर्द वापस लौटता है, जिससे वो फर्श पर गिर जाता है। वह कराहते हुए अपने थकते हुए सिर को पकड़ता है। उसकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब वह अपने फ़ोन पर 32 मिस्ड कॉल और 92 व्यक्तिगत संदेश देखता है। ये सोचकर कि उसके बेहोश होने के दौरान क्या हो सकता है, जंगमिन जांच करना शुरू करता है। ये पता चलता है कि पिछले रात की उसकी नायकी कार्रवाई किसी ऑनलाइन आउटलेट द्वारा कवर की गई थी और एक दिन के भीतर एक लेख में प्रकाशित की गई थी। सरेन की माफ़ी का कारण स्पष्ट हो जाता है। वह नहीं चाहती थी कि जंगमिन लेख में अकादमी से जुड़े हुए खुद को देखे। सामान्यतः कुछ राक्षसों से निपटना सुर्खियां नहीं बनाता। हालांकि असामान्य परिस्थितियों में टावर से दूर जीवों को हराने ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि स्थिति उसके लिए अजीब लग रही थी, जंगमिन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सरेन की ईमानदारी पर भरोसा करते हुए जब उसने जोर देकर कहा कि यह अनजाने में हुआ था, जिज्ञासा उसे पकड़ लेती है और वो लेख पर टिप्पणियां पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ उसे गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि लोग उसकी कार्रवाइयों के महत्व को कम करके आंकते हैं, उसे कम स्तर के राक्षसों को हराने के लिए मजाक उड़ाते हुए, जबकि वो एक बेरोजगार नाकारा की तरह दिखता है जो अकादमी से संबंधित नहीं है। लेकिन जैसे ही वो और नीचे स्क्रॉल करता है, वह उन लोगों की टिप्पणियां पाता है जो वास्तव में घटना के दौरान मार्ट में थे। ये गवाह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जंगमिन और सरेन के प्रयास कितने महत्वपूर्ण थे, संकट को टालने में, बच्चों और वयस्कों को बचाने के लिए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। ये दिल से की गई टिप्पणियां जंगमिन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाती हैं। हालांकि उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो जाती है जब एक नई सूचना प्रकट होती है। उसे अकादमी से एक समूह चैट में जोड़ा गया है जिसमें अज्ञात लोग उसे लौटने और उनसे मिलने के लिए विनती कर रहे हैं। संदेशों में उसके पूर्व प्रशिक्षक और प्रोफेसर की प्रार्थनाएं हैं जो ये संदेह करते हैं कि जंगमिन ने एक अनोखी क्षमता को जागृत किया है। चिढ़ते हुए जंगमिन इस मामले को एक तरफ रखने का फैसला करता है और इसके बजाय सरेन को कॉल करता है। उनके बातचीत के दौरान सरेन उसे एक बहुत महंगे भोजन का इलाज करने का प्रस्ताव देती है, लेख के प्रकाशन के लिए खुद को थोड़ा दोषी मानते हुए। कॉल समाप्त होती है और जंगमिन की उत्सुकता फिर से जागृत होती है। इमर्शन के अपने उपयोग में सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह अपने लैपटॉप पर स्थानों की खोज करना शुरू करता है। बाद में एक ट्रेन में एक जगह की ओर जाते समय जंगमिन एक और लेख पर ठोकर खाता है। ये रिपोर्ट करता है कि बोरपिच, जो वैश्विक स्तर पर 76वें स्थान पर है, ने तलवार मास्टर के टावर में प्रवेश करने में भी असफल रहा। ये लेख जंगमिन को याद दिलाता है कि कितनी बार टावरों ने बदल दिया है। उनके प्रारंभिक चरणों में कई रैंकर्स ने उन्हें चुनौती देने के लिए एकत्रित किया। जो सफल हुए, उन्होंने घटते हुए कौशल, अनोखी अधिकारिता और प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि आजकल टावरों को जीतना काफ़ी कठिन है, जिसमें अधिकांश हमलावर बुरी तरह से असफल होते हैं। जंगमिन इन हमलावरों को अजीब और प्रेरणादायक दोनों के रूप में देखता है। एक तरफ उसे उनके बार बार टावरों को चुनौती देने के प्रयासों को आत्मपीड़ित लगता है, दूसरी ओर वो उनकी दृढ़ता की प्रशंसा करता है, भले ही ये उनकी आधी मानसिकता की कीमत पर हो। जैसे जैसे ट्रेन अपने गंतव्य के करीब पहुंचती है, जंगमिन के मन में एक विचार आता है। अनगिनत रैंकर्स के प्रयासों के बावजूद कोई भी तलवार मास्टर के टावर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुआ है। उसे हराने की तो बात ही छोड़ दे। जब वह पहुंचता है, जंगमिन उतरता है और लेकिन कम से कम वह अंततः अपने गंतव्य पर है। खुद को इकट्ठा करते हुए वह टावर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी पत्थर की पट्टिका के पास जाता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, वो 7 नायकों में से एक की ऊर्जा को महसूस करता है और कुछ अजीब महसूस करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के चारों ओर केवल वही पट्टिका पर लिखी गई लेखन को पढ़ सकता है। ये लगभग असली लगता है, जैसे उसके लैपटॉप पर टाइप किए गए भ्रमित विचार अब इतिहास में अंकित हो गए हैं। जिज्ञासा। लगभग तुरंत भीड़ में से कोई उसे डांटता है, चेतावनी देता है कि टावरों से संबंधित किसी भी चीज़ को छूना नागरिकों के लिए खतरनाक है। ऐसे कार्य व्यक्ति को उनकी सहमति के बिना टावर में धकेल सकते हैं। जंगमिन को कोई परवाह नहीं है, वह चेतावनी को नजरअंदाज करता है। वह सोचता है कि ये उस पर लागू नहीं होता क्योंकि वह केवल एक कमजोर सासी है जिसके पास। जंगमिन ये नहीं समझता कि ऐसा व्यवहार अक्सर ट्रोप को सक्रिय करता है जो हर लेखक को पता होना चाहिए। और सच के अनुसार टावर उसके शीर्षक को 7 टावरों का सच्चा मालिक मानता है। इससे पहले कि जंगमिन पूरी तरह से समझ सके कि क्या हो रहा है, टावर का मालिक उसे अंदर खींच लेता है। वो खुद को एक विशाल घास के मैदान में पाता है। जैसे ही वो अपने पर्यावरण को देखता है, आतंक उसके अंदर समा जाता है और जंगमिन भाई से चिल्लाता है, ये रियलाइजिंग करते हुए हालांकि जंगमिन की केवल उपस्थिति से परेशान है, वह उसके प्रति एक अजीब संबंध भी महसूस करता है। उसे दूर भगाने के बजाय युवा आदमी जंगमिन को टावर में आमंत्रित करने का निर्णय लेता है, इस अजीब भावना के स्रोत को खोजने की उम्मीद में। ये युवा आदमी और कोई नहीं बल्कि तलवार मास्टर है, एक तलवारबाज जो अपनी ब्लेड से क्षितिज को काटने में सक्षम है। जादू का उपयोग करते हुए वह जंगमिन को तलवार मास्टर के टावर के पहले मंजिल पर बुलाता है। हालांकि वह ये नहीं सोचता कि एक औसत से नीचे सासी जैसे जंगमिन को टावर के परीक्षण में कैसे जीवित रहना चाहिए। पहला परीक्षण, स्पैड।
द फर्स्ट ट्रायल स्पेड। शिकारियों का स्थान एक अविश्वसनीय रूप से कठिन परीक्षण है जहां उत्पन्न होने वाले राक्षस वास्तविक आपदाएं हैं। जंगमिन को जीवों के जागने से पहले भागने के लिए केवल 1 घंटे का समय दिया गया है। बात को और ख़राब करने के लिए सिस्टम ने परीक्षण पूरा करने के लिए पुरस्कार का भी निर्णय नहीं लिया है। जब जंगमिन वहां एक भ्रम में खड़ा होता है तो उसके शरीर में विशाल मात्रा में मना बहने लगती है जो उसे अभिभूत कर देती है। अब तक सामान्य लोग कभी भी एक टॉवर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल की कमी थी। जंगमिन भी कोई अपवाद नहीं था। उसने एक बार एक टॉवर पर हमला करने की कोशिश की थी लेकिन बुरी तरह असफल रहा। इस प्रक्रिया में कई हड्डियां तोड़ दी। इससे उसे हमलावरों के बीच एक असफलता का लेबल मिला जो अकादमी की व्यावहारिक परीक्षा में सबसे निचले रैंक के प्रतिभागी के रूप में उसके साथ रहा। अब भी एक अनोखी क्षमता को अनलॉक करने के बावजूद जंगमिन जानता है कि वह एक ऐसे टॉवर पर हमला करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है जिसे उच्च रैंक के साहसी भी टालते हैं। निराश, वो संदेह करने लगता है कि ये पूरा मामला उसे खत्म करने के लिए एक साजिश है। जैसे ही निराशा उसके भीतर घुसने लगती है एक जीवन रेखा प्रकट होती है। उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जो उसे सूचित करती है कि परीक्षण की कठिनाई को इसके सबसे निचले स्तर तक कम कर दिया गया है। संदेश उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह इतना दयनीय दिखना बंद करे और आगे बढ़ना शुरू करे। हालांकि स्क्रीन उसे एक अपंग वर्ग के रूप में भी लेबल करती है जो उसके पिछले असफलताओं से ज़्यादा चुभती है। अपमान को पार करते हुए जंगमिन चीज़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करता है। स्क्रीन ने उल्लेख किया कि टॉवर के क्लिक द्वारा परीक्षण की कठिनाई को कम किया गया था। यह एडेंस है, वह तलवारधारी जिसे उसने बनाया था क्योंकि उसके उपन्यासों के सभी पात्रों की रिपोर्ट की गई थी। 7 नए उभरते टॉवरों के मालिक होने के लिए जब जंगमिन एडेंस का नाम जोर से कहता है तो आत्ममुग्ध तलवारधारी मानता है कि जंगमिन उसे उसके व्यापक प्रसिद्धि के कारण जानता है, पूरी तरह से इस तथ्य से अनजान कि उसका निर्माता उसे बुला रहा है। जंगमिन के संदेह की पुष्टि होती है कि यह वास्तव में वही एडेंस है जिसे उसने अस्तित्व में लिखा था। एडेंस 7 नायकों में से एक है और कई तरीकों से जंगमिन का प्रतिबिंब है। दोनों ने बिना प्रतिभा के व्यक्तियों के रूप में शुरुआत की। एडेंस हालांकि तलवार के साथ प्रभावी, प्रारंभ में मना का उपयोग करने की क्षमता की कमी थी। किसी भी क्लासिक नायक की तरह उसने अंततः एक गुरु पाया, मना का उपयोग करना सीखा और शैतान के किले की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अनगिनत दानवों को हराया, नायक का खिताब अर्जित किया और वह सब कुछ बन गया जो जंगमिन बनने की आकांक्षा करता था। एडेंस से बात करना जंगमिन को गर्व से भर देता है लेकिन उसकी प्रशंसा तब कट जाती है जब एडेंस जंगमिन की चुप्पी से नाराज होकर अचानक उसे अकेला परीक्षण का सामना करने के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसकी आत्ममुग्ध प्रकृति 1 सेकंड से अधिक समय तक बातचीत का विषय न होने को सहन नहीं कर सकी। जैसे ही चुप्पी छा जाती है जंगमिन खुद को उस विशाल क्षेत्र में खड़ा पाता है जहां राक्षस 1 घंटे के भीतर जागने वाले हैं। अपने भाग्य के प्रति रिजाइंड वह समझता है कि उसके पास परीक्षण का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए वह चुनौती के लिए तैयारी करने लगता है, खुद को आश्वस्त करते हुए कि लेखक के रूप में उसके पास 50 मिनट से कम समय बचा है। जंगमिन जानता है कि समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। वह पहले मंजिल पर विभिन्न भूभागों को पार करता है, अंततः एक नम घास वाले मैदान में पहुंचता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो अनजाने में अपने पैर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा कुचल देता है। इसे देखकर वो समझता है कि क्षेत्र समान टुकड़ों से भरा हुआ है जो सभी एक पेड़ से प्रतीत होते हैं। गहराई से निरीक्षण करने पर वह देखता है कि टुकड़ों पर एडेंस का नाम है। यह खोज एक नया कीवर्ड अनलॉक करती है, एडेंस की नष्ट की गई लकड़ी की तलवार। लेखक के रूप में जंगमिन का शीर्षक टॉवर के मूल रिकॉर्ड का पता लगाना शुरू करता है, ये प्रकट करते हुए कि ये स्थान वही है जहां उसके यह एडेंस का प्रशिक्षण मैदान है, वह स्थान जहां नायक एक प्रतिभा रहित लड़के से एक प्रतिभाशाली में बदल गया। परीक्षण का डिजाइन जंगमिन के उपन्यास एडेंस के जागरण की प्रस्तावना को दर्शाता है। कहानी की घटनाओं और सेटिंग्स की यादों से भरपूर जैसे विनाश का युग और नाइटमेयर फॉरेस्ट, जंगमिन जल्दी से कठोर सच्चाई को समझता है। यह परीक्षण केवल एक बाधा नहीं है, यह एडेंस के कठिन प्रशिक्षण का पुनर्निर्माण है। जब वो अपनी पिछली असफलताओं पर विचार करता है तो आत्मसंदेहों से अभिभूत करने की धमकी देता है, लेकिन जिस निराशाजनक किशोर वह कभी था उससे अलग जंगमिन आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह अपनी लकड़ी की तलवार नम मिट्टी में डालता है और उत्साह के साथ खोदना शुरू करता है। हालांकि वह यह नहीं जानता कि वह क्या खोज रहा है। उसके प्रयास तब सफल होते हैं जब तलवार अंततः कुछ खोदने में लगती है। उत्साह से अभिभूत जंगमिन अपनी खुशी को रोक नहीं पाता क्योंकि वो आगे की रहस्यमय खजाने की उम्मीद करता है। जमीन के नीचे जो कुछ उसने खोजा है उसके साथ जैकपॉट हिट करने के बारे में उत्साहित जंगमिन इसकी जड़ों को पकड़ता है और इसे मिट्टी से खींचता है। उसकी प्रारंभिक उत्तेजना जल्दी ही पौधे की भयानक उपस्थिति को देखकर घृणा में बदल जाती है, लेकिन वह फिर भी कुछ मूल्यवान पाने के लिए राहत महसूस करता है। पौधे का नाम स्कॉर्ज लेदर चॉयर है। ये एक सुपर दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जिसमें उसकी जादुई शक्ति को एक बिंदु से स्थायी रूप से बढ़ाने की क्षमता है। ये जड़ी बूटी केवल शुद्ध मन्ना से संतृप्त क्षेत्रों में उगती है जिससे ये बेहद दुर्लभ हो जाती है। फिर भी जंगमिन खुद को ऐसे क्षेत्र में खड़ा पाता है जहां कम से कम 50 हैं और आगे बढ़ने पर और भी अधिक होने की संभावना है। जड़ी बूटियों की तंतुमय उपस्थिति ने दूसरों को इसे खाने से हतोत्साहित किया, लेकिन जंगमिन अब जीवन या मृत्यु की स्थिति में एक काटने का निर्णय लेता है। शुरुआत में अनिच्छुक, वो जल्दी ही समझता है कि जड़ी बूटी को क्यों छोड़ा गया था। इसका स्वाद इतना कड़वा है कि वह अनियंत्रित रूप से उल्टी करने लगता है। इस दुनिया के असली लेखक के रूप में जंगमिन खुद को इस तरह की धोखेबाज वस्तु बनाने के लिए शाप देता है और ये भूल जाता है कि इसे खाना कितना अप्रिय है। ये जानते हुए भी कि ये एक तात्कालिक शक्ति उत्थान है, जंगमिन एक और काटने के लिए हिचकिचाता है। उसकी अनिर्णय तब समाप्त होती है जब टॉवर उसे याद दिलाता है कि उसके पास 45 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि राक्षसों का एक झुंड उसे खाने के लिए आए।
आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं जब वो खुद को उस घृणित जड़ी बूटी को खाने के लिए मजबूर करता है, ये तर्क करते हुए कि जीवित रहना चयनात्मक होने से बेहतर विकल्प है। निराशा उसे अधिक से अधिक खाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया को दुख की मुखबंग में बदल देती है। 15 मिनट बचे होने पर जंगमिन उसी क्षेत्र में जमीन पर गिर जाता है। उसकी स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब है। उसकी नाक से खून बहता है और उसकी यादें धुंधली हो जाती हैं। उसने स्कॉर्च जड़ी बूटी का इतना अधिक सेवन किया है कि वह अब मात्रा को याद नहीं रख सकता। उसने अपने शरीर को उसकी पूरी सीमा तक धकेल दिया है और उससे आगे। अपने पेट को बर्बाद करने के बदले में जंगमिन की मना की धारणा आसमान छू जाती है। उसका शरीर बहने वाले मना को समेटने में असमर्थ खतरनाक रूप से अस्थिर हो जाता है। अपनी सारी ताकत जुटाते हुए वो अपनी नाक पहुंचता है, ध्यान केंद्रित करता है और इकट्ठा की गई मना को अपनी लकड़ी की तलवार में डालना शुरू करता है, जैसे एडेंस ने एक बार किया था। इस बीच टॉवर के शीर्ष पर एडेंस जंगमिन की गतिविधियों को ध्यान से देखता है। वह जंगमिन के स्कॉर्च जड़ी बूटी के सटीक ज्ञान, इसके स्थान और इसके उद्देश्य से प्रभावित होता है। फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। जंगमिन को उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे पता चला जो सामान्य दुनिया में भी मौजूद नहीं है। जंगमिन कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहा है। इस संदेह में एडेंस और अधिक उत्सुक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि एडेंस रहस्य को सुलझा, मूल कहानी में एक छोटे देश की एक शाही जादूगरनी ने एक दानव दमन के दौरान अपने साथियों को खो दिया और ग्रामीण क्षेत्र में भाग गई, जहां उसने एडेंस से मुलाकात की। उसका नाम डेरे मार्शा था। वह एडेंस के लापरवाह फिर भी दृढ़ प्रयासों से प्रभावित हुई कि वह अपनी मना को नियंत्रित करे और उसने उसे इसे सही तरीके से करना सिखाने का निर्णय लिया। उसकी मार्गदर्शन में एडेंस ने मना नियंत्रण में महारत हासिल की, जिससे उसे ग्रामीण गांव में एक जादू शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। अब जंगमिन उसकी विरासत में खुद को डुबोने का लक्ष्य रखता है, अपनी क्षमता के अगले पात्र के रूप में। अपनी सारी मना को लकड़ी की तलवार में चार्ज करते हुए जंगमिन इसे अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटकता है। डेरे मार्शा के नाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवशोषण को सक्रिय करता है। अपने आश्चर्य के लिए वो अपनी पहली कोशिश में अवशोषण की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जादू का आशीर्वाद पुरस्कार के रूप में प्राप्त करता है। एडेंस मना को अपने गुरु की पहचान करते हुए और भी अधिक संदेह में पड़ जाता है। जंगमिन के पास उसकी मना कैसे हो सकती है? इस बीच जंगमिन परिष्कृत मना को अपने दिल में इकट्ठा करता है और इसे अपनी उंगलियों में स्थानांतरित करता है। फिर इसे वापस लकड़ी की तलवार में चैनल करता है। टॉवर से बार बार चेतावनियों के बावजूद कि उसकी मना की भंडार डिप्लीटेड हो रही है और ये उसके शरीर पर कहर बरपा रही है, जंगमिन नहीं रुकता। उसकी निरंतर प्रयासों के कारण उसके शरीर में विसंगतियां फैलने लगती हैं, जिससे वह खून की खांसी करने लगता है। जंगमिन की निराशाजनक संघर्ष को देखते हुए एडेंस मदद की पेशकश करने के बजाय बस अपने कमरे से हंसता है। जंगमिन की दृढ़ संकल्प से प्रभावित होता है। खुद टॉवर अंततः हस्तक्षेप करता है, जंगमिन को उसकी संभावित मृत्यु की चेतावनी देता है। फिर भी जोखिमों के प्रति पूरी तरह से जागरूक जंगमिन दृढ़ रहता है। वह राक्षसों का शिकार होने के बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करेगा। ये अडिग संकल्प उसे अपनी सीमाओं से परे धकेलता है, क्योंकि मना जो वह लकड़ी की तलवार में चैनल करता है महत्वपूर्ण मात्रा तक पहुंचती है। एक अंतिम पृथ्वी हिलाने वाले धक्का के साथ जंगमिन तलवार को जमीन में पीसता है, एक भयानक गर्जना छोड़ता है, क्योंकि हथियार उसके पास जो कुछ भी बचा है उसे अवशोषित करता है। ऊर्जा का एक हिंसक तूफान फट जाता है, पूरे टॉवर को हिलाता है। फिर चुप्पी जब धूल बैठ जाती है, जंगमिन गिर जाता है। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होती है, उसके चेहरे पर गर्व की एक छोटी सी मुस्कान फैल जाती है। उसने कुछ असाधारण हासिल किया है, एक ऐसा कार्य जो इतना विशाल है कि यहाँ तक कि टॉवर उसकी मृत्यु पर शोक करता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ खोया हुआ लगता है, एक नया स्क्रीन प्रकट होता है। एक छिपा हुआ शीर्षक 7 टॉवर्स का सच्चा मालिक एक गुप्त रणनीति को अनलॉक करता है, यह संकेत देते हुए कि जंगमिन की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो सकती। टॉवर के बाहर एक समाचार रिपोर्टर उत्साह से अपने लाइव दर्शकों को एक कैमरा के माध्यम से संबोधित करती है, जो घटना का प्रसारण कर रहा है। वो कहती है कि पिछले 2 हफ्तों में क्षितिज को काटने वाली तलवार के रूप में जानी जाने वाली टॉवर का सफलतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया है, ये सवाल उठाते हुए कि क्या कोई कभी डंगन ब्रेक को रोक पाएगा। पास में एक हैंडसम हमलावर को देखते हुए वो उत्सुकता से उसके चेहरे पर एक माइक्रोफोन धकेलती है, एक तात्कालिक साक्षात्कार के लिए। हमलावर पहले तो ये सोचकर चौंक गया कि कोई उसे हैंडसम और टॉवर के योग्य मानता है, खेल खेलने का निर्णय लेता है, प्यारी रिपोर्टर के सामने अपनी छवि को खराब करने के लिए अनिच्छुक। जब उससे पूछा जाता है कि क्या कोई टॉवर को चुनौती देगा, तो वो आत्मविश्वास से जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टॉवर का मिथक अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, भले ही यह तलवार से संबंधित हो। लाइव प्रसारण से प्रोत्साहित होकर हमलावर यह दावा करता है कि उसकी सुंदरता अकेले किसी तरह उसे डंगन को साफ करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं जब टॉवर अचानक घोषणा करता है कि तलवारधारी के टॉवर की पहली मंजिल साफ हो गई है। हमलावर, रिपोर्टर और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। फिर टॉवर ये घोषणा करता है कि अब कोई भी तलवारधारी के टॉवर में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। भीड़ को स्थिति को समझने में असमर्थ प्रसारण कट जाता है। हालांकि निर्माता भ्रम का लाभ उठाने की योजना बनाते हैं। कैमरामैन निर्माता से पूछता है कि क्या केवल 2 हफ्तों में पहली मंजिल को साफ करना संभव है। एक ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी के लिए एक अवसर महसूस करते हुए निर्माता यह अनुमान लगाता है कि किसी के पास सही कौशल सेट है, या संभवतः एक मुफ्त पास इसे हासिल किया है, जो तकनीकी रूप से जंगमिन के मामले में सच है। वे दोनों ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यह कार्य संभवतः एक नौसिखिया हमलावर द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि उच्च रैंक के चुनौती देने वाले पहले कुछ में से किसी भी टॉवर से परेशान नहीं होंगे। इस रहस्य में नौसिखिया का साक्षात्कार लेने के विचार से उत्साहित, ये जानते हुए कि वह वास्तव में मर चुका है, दोनों उत्सुक और लालची हो जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर पापराजी का होता है। उनकी बातें सुनकर रिपोर्टर खुद नौसिखिया को खोजने का निर्णय लेती है। अपनी उत्तेजना में वह अनजाने में एक बेहोश जंगमिन पर गिर जाती है, जो टॉवर के प्रवेश द्वार पर लेटा हुआ है। उसे एहसास होता है कि उसने एक व्यक्ति पर कदम रखा है, और excited by the idea of interviewing this mysterious rookie, unaware that he's actually dead, the two grow eager and greedy, as is typical of paparazzi. Overhearing them, the reporter decides to find the rookie herself.
In her excitement, she accidentally trips over a passed out Youngmin lying at the tower's entrance. She realizes she has stepped on a person and